हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल ट्रेंडिंग एग्जाम। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने स्टार्ट किया है अभी हमारा चैप्टर नंबर 14 और आज हम करने वाले इसका पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने नोट्स डिस्कस किए थे और साथ ही 10 क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर के डिस्कस किए थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है या हमारी अब तक की कोई भी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से कंप्लीट प्लेलिस्ट देख सकते हैं। टोटल 50 प्लस वीडियोस है जिनमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है हमने घटना चक्र का डिस्कस किए हुए हैं। साथ ही साथ मैं इस पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि जिन बच्चों को ये पीडीएफ सेल्फ स्टडी के लिए चाहिए वो भी इस चैप्टर को खुद से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वो है विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है या कौन से कथन सही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में भारत का 63वां स्थान है। ये बात सही है, बिल्कुल सही है। वर्ष 2019 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है भारत का 77वां स्थान था। ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ही नोट्स के अंदर पढ़ा था। तो ये दोनों ही बातें बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों ही कथन सही है। देख लेते हैं ये कौन सा ऑप्शन है। सी, एक और दो दोनों सही बात है। सी करेक्ट आंसर होगा। ये करंट क्वेश्चन था। विश्व बैंक द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में न्यूजीलैंड शीर्ष पर है जबकि भारत 63वें स्थान पर है। उल्लेखनीय है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 में भारत को 77वां स्थान प्राप्त हुआ था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी माना गया था, यानी जिसमें बोला गया था कि केवल 77वां है, 63वां नहीं है, जो कि एक गलत आंसर है। ठीक है, अभी 63rd नंबर पे और अभी लेटेस्ट जो आएगा वो भी आप लोग एक बार जरूर देख लेना। क्वेश्चन नंबर 12, व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया है, जो है व्यवसाय करने की सरलता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो 77वें स्थान से 63वें स्थान पर आ गई है, यही है इसका ऑप्शन। ठीक है, अभी जस्ट ऊपर ही पढ़ा है हमने। विश्व बैंक द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस व्यवसाय करने की सरलता होना चाहिए। देखो यहां सफलता मिसप्रिंट कर दिया, सरलता होना चाहिए। सूचकांक 2020 में 71 स्कोर के साथ भारत 63वें स्थान पर है जबकि प्रथम स्थान पर न्यूजीलैंड है। प्रथम स्थान न्यूजीलैंड को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्न आय अर्थव्यवस्था लो इनकम इकोनॉमीज वे है जिनके लिए 1994 प्रति व्यक्ति जीएनपी थी। 1998 का क्वेश्चन है, पूछा 1994 में जिस देश की प्रति व्यक्ति जीएनपी कितनी थी, किससे कम थी, तो ये थी $775 या उससे कम। 1994 के अनुसार जिस भी इकोनॉमी में, जिस भी देश में एक व्यक्ति प्रति व्यक्ति जीएनपी $775 या उससे कम थी, उसे हमने क्या माना, लो इनकम इकोनॉमी यानी निम्न आय अर्थव्यवस्था। विश्व विकास रिपोर्ट ने वर्ष 1994 में ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को निम्न आय अर्थव्यवस्था के रूप में वर्गीकृत किया जिनमें प्रति व्यक्ति आय $725 या उससे कम थी। वर्तमान में विश्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्थाओं के वर्गीकरण प्रति व्यक्ति जीएनआई के आधार पर किया गया था। तब जीएनपी के, अभी जीएनआई के आधार पर किया जाता है। वर्ष 2015 के आंकड़ों के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं को वर्गीकृत निम्नलिखित है। कैसा? अगर प्रति व्यक्ति जीएनआई 2015 के परंपरागत आधार पर $1025 या उससे कम है तो उसे निम्न आय अर्थव्यवस्था कहेंगे। 126 से 4035 है तो निम्न मध्यम आय कहेंगे। अगर 4036 से 12775 है तो उसे उच्च माध्यम कहेंगे और अगर 12476 से ज्यादा है तो उसे उच्च आय अर्थव्यवस्था कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, विश्व आर्थिक संभावना ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट आवधिक रूप से निम्नलिखित में से कौन जारी करता है। ग्लोबल इकोनॉमी प्रोस्पेक्ट, विश्व आर्थिक संभावना। एशिया विकास बैंक, यूरोपीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यूएस फेडरल रिजर्व या विश्व बैंक। तो ये जो विश्व आर्थिक संभावना है ये जारी की जाती है विश्व बैंक के द्वारा। 2015 का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। विश्व आर्थिक संभावना ग्लोबल इकोनॉमी प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट आवधिक रूप से वर्ष में 2 बार जनवरी और जून में विश्व बैंक ग्रुप द्वारा जारी किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 15, निम्न देशों में से किस एक का प्रति व्यक्ति जीएनपी न्यूनतम है? इनमें से कौन सा देश है जिसका जीएनपी सबसे कम है प्रति व्यक्ति, पर पर्सन? 2003 का है, तो उस टाइम के हिसाब से भारत थी जिसका जीएनपी सबसे कम था। ठीक है। प्रश्नकाल में विकल्प बी सही उत्तर था। 12 फरवरी 2021 को विश्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में उपयुक्त जितने भी देश है कि प्रति व्यक्ति जीएनआईपीपी के आधार पर चीन 16,790, श्रीलंका 13,260, इंडोनेशिया 11,970 और भारत 6,920। तो अगर मैं बात करूं कि प्रश्नकाल के टाइम पे तो बी था ही, अभी भी हमारा जो है भारत ही न्यूनतम जीएनपी वाला देश है। क्लियर? इन चारों में से अभी भी। क्वेश्चन नंबर 16, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? चीन, जर्मनी, जापान या यूनाइटेड किंगडम? तो ये क्वेश्चन 2005 का है। उस टाइम के हिसाब से जापान विश्व की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी थी। प्रश्नकाल में अमेरिका के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जापान की थी। 12 फरवरी 2021 को विश्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में क्रय शक्ति समता यानी पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत जो है चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यानी अभी सबसे पहली कौन है? चीन, दूसरे नंबर पर यूएसए और तीसरे नंबर पर भारत। जीडीपी के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अभी भी यूएसए है, उसके बाद चीन आता है, जापान आता है, जर्मनी आता है और भारत आता है। तो पीपीपी के आधार पर भारत तीसरे नंबर पे है, जबकि जीडीपी के आधार पर भारत जो है वो कहते हैं पहला यूएसए हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवें नंबर पे है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नांकित में से कौन सा देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? 2007 की बात की जा रही है, तो उस टाइम के हिसाब से आपको डाटा अगर पता हो तो जापान, मलेशिया, भारत और चीन में से चीन तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। प्रश्नकाल में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन है। बाकी अगर वर्तमान की हम बात करते हैं तो वर्तमान में हमने पढ़ लिया कि चीन नंबर 1 पे है, पीपीपी के हिसाब से चीन नंबर 1 पे है, यूएसए नंबर 2 पे है, इंडिया नंबर 3 पर है। जबकि अगर हम जीडीपी के हिसाब से बात करते हैं तो हमने पढ़ाई है, यूएसए है, जर्मनी है, जापान है ना, और भारत 5वें नंबर पे आता है, अभी पढ़ा था ऊपर। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति है कैसी? सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे छोटी अर्थव्यवस्था, दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था या फिर पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था? 2008 का क्वेश्चन है, तो उस टाइम के हिसाब से ये पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था थी। विश्व बैंक के तत्कालीन विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था थी। 12 फरवरी 2021 को विश्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जीडीपी नॉमिनल के आधार पर वर्ष 2019 में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उससे पहले कौन कौन सी आती है? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी। ठीक है। उसके बाद भारत आता है। जबकि क्रय शक्ति के हिसाब से भारतीय अर्थव्यवस्था चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर आता है। जीडीपी के हिसाब से 5वें नंबर पर, पीपीपी के हिसाब से तीसरे नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 19, क्रय शक्ति समतुल्यता के माप के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़े देशों की चौथी अर्थव्यवस्था बनी रही। पहले 3 स्थान के उस क्रम में है। क्योंकि ये क्वेश्चन 2009 का है तो आपको उस टाइम के हिसाब से पता होना चाहिए। तो उस टाइम से यूएसए, जापान, चीन, यूएसए, यूके, जापान या यूएसए, चीन, जापान। तो अगर 2009 के टाइम की बात करो तो उस टाइम से डी हमारा करेक्ट आंसर था। यूएसए नंबर 1, चीन दूसरा और जापान तीसरा। प्रश्नकाल में क्रय शक्ति समतुल्यता पीपीपी के माप के अनुसार विश्व की 4 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं थी, यूएसए, चीन, जापान और भारत। जो कि 12 फरवरी 2021 को जो आंकड़े जारी किए गए हैं उनमें 2019 में इनका अवरोही क्रम क्या है? चाइना नंबर 1, अमेरिका दूसरा नंबर और भारत तीसरा नंबर। लेकिन वहीं अगर मैं जीडीपी की बात करूं तो यूएसए नंबर 1, दूसरे नंबर पे, जापान तीसरे नंबर पे, जर्मनी चौथा और भारत पांचवा। पिछले 3 क्वेश्चंस में हमने सेम एक्सप्लेनेशन पढ़ी है। आई होप आप लोगों को ये याद हो गया होगा अभी तो। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, क्रय शक्ति समता, परचेजिंग पावर पैरिटी, विनिमय दरों की गणना
विभिन्न देशों में एक समान वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की तुलना कर की जाती है। ये बात सही है। पीपीपी डॉलर के संदर्भ में भारत विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, क्योंकि ये क्वेश्चन 2019 का है और हमने पढ़ा है कि पीपीपी में भारत छठे नंबर पे नहीं तीसरे नंबर पे आता है, इसीलिए ये तो गलत हो जाएगा। तो पहला सही है, केवल एक सही है, यानी ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक। क्रय शक्ति समता विनिमय दरों की गणना विभिन्न देशों में एक समान वस्तु और सेवाओं के मूल्य की तुलना कर की जाती है। इसका आशय दो देशों के बीच मुद्रा की क्रय शक्ति में अंतर या समता से है। यह विभिन्न मुद्राओं का सापेक्षिक मूल्य होता है। वहीं क्रय शक्ति समता डॉलर के संदर्भ में भारत, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चात विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अतः कथन एक सही है और कथन दो गलत है। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2008 के अनुसार निम्न देशों को उनकी अर्थव्यवस्था के आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर बताइए कि निम्न में से सही क्रम कौन से हैं। देखो, क्योंकि ये 2008 की बात कर रहा है तो 2009 और 8 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो उस टाइम के हिसाब से अगर मैं बात करता हूं तो नंबर 1 हमारा यूएसए था, चीन था, यूके था और भारत था। मैं बाकी ऑप्शन इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये तो टाइम फ्रेम ही नहीं है हमारा। 2008 वाला क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा, करंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसीलिए मैं इस पर ज्यादा सारे ऑप्शन की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन फिर भी उस टाइम से अगर हम बात करें तो यूएसए नंबर 1, चीन दूसरे नंबर पे, यूके तीसरे नंबर पे और भारत चौथे नंबर पे था। प्रश्नकाल में विकल्प सी सही उत्तर था। लेकिन अगर 12 फरवरी 2021 को विश्व बैंक द्वारा जारी उद्यतन आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में जीडीपी के आधार पर विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, जिनमें यूएसए नंबर 1 पे आता है, चीन, जापान, जर्मनी और 5वें नंबर पे भारत आता है। जो कि क्रय शक्ति के आधार पर पहले चीन आता है, फिर यूएसए आता है और फिर भारत आता है। क्वेश्चन नंबर 22, पीपीपी रेटिंग के आधार पर विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था का स्थान है। सबसे पहली बात, क्वेश्चन देख रहा है 2005 की बात कर रहा है, तो 2005 के हिसाब से आपको पता है कि हमारा चौथा स्थान था। अगर अभी की बात करेंगे तो अभी हमारा तीसरा स्थान है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिकांश अंतरराष्ट्रीय अभिकरण जो भारत में अंतरशासनिक द्विपक्षीय करारों के अनुसार विकास कार्यक्रमों के लिए राशि उपलब्ध कराते हैं, वो मुख्यतः क्या देते हैं हमें? तकनीकी सहायता, सुगम ऋण जो ब्याज सहित वापस चुकाने होंगे, अनुदान जो वापस नहीं चुकाने होंगे, या गरीबी निवारण के लिए खाद्य सहायता। तो ये जो भी अंतरराष्ट्रीय अभिकरण जो भारत में द्विपक्षीय करार कर रहे हैं, वो गरीबी के लिए खाद्य निर्धारण नहीं देते, बाकी ये तीनों चीजें देते हैं। 1, 2, 3 तीनों देते हैं, तो इसके हिसाब से बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अंतरराष्ट्रीय अभिकरणों और भारत सरकार के बीच करारों पर आधारित सहायता मुख्यतः विकास से संबंधित होती है। भारत को इन अभिकरणों, विश्व बैंक, एडीपी आदि से प्राप्त सहायता अल्पकालिक और दीर्घकालीन दोनों प्रकार की होती है, जिसमें मुख्यतः तकनीकी सहायता, निम्न ब्याज दर पर ऋण, अनुदान आदि सम्मिलित होते हैं। जहां तक गरीबी निवारण के लिए खाद्य सहायता का सवाल है, भारत को स्वतंत्रता के उपरांत 1950 से 60 के दशक में ऐसी सहायता पीएल 480 के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त होती थी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। भारत में राज्यों के अवस्थापना सुधार के लिए ऋण एवं अनुदान निम्नलिखित में से किस एक संस्था द्वारा दिए गए हैं? अवस्थापना सुधार के लिए ऋण एवं अनुदान, विश्व बैंक, विश्व आर्थिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर विश्व व्यापार संगठन। तो अवस्थापना, रिकंस्ट्रक्शन की बात करते हो या ऐसी कुछ भी बात करते हो तो वहां पर विश्व बैंक आता है, आईबीआरडी और आईडीए दोनों मैंने आपको बताए हुए हैं। ठीक है, तो एक करेक्ट आंसर होगा। विश्व बैंक ने भारत को विशिष्ट आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 1958 में भारत सहायता क्लब की स्थापना की थी। कालांतर में जिसका नाम परिवर्तित कर भारत विकास मंच कर दिया गया है। विश्व बैंक भारतीय राज्यों की अवस्थापना सुधार जैसे परिवहन एवं संचार हो गया, सिंचाई हो गई, जल आपूर्ति हो गई, विद्युत शक्ति हो गई, सड़क निर्माण हो गई आदि हेतु दीर्घकालीन वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता रहा है, यानी हमेशा ही देता रहा है वो तो। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने अभी हाल का मतलब 2011 के करीब विश्व बैंक के साथ $220 बिलियन का समझौता किया है? बिहार ने, केरल ने, महाराष्ट्र ने, तमिलनाडु ने।
तो उस टाइम पे जो किया था ये हाल में 2011 के करीब वो किया था बिहार ने। ठीक है। वर्ष 2008 में कोसी बाढ़ से प्रभावित बिहार के लाखों लोगों की दशा सुधारने हेतु बिहार राज्य सरकार ने विश्व बैंक के मध्य 12 जनवरी 2011 को 220 मिलियन डॉलर का समझौता संपन्न हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26। विश्व बैंक ने 2007 में भारत को 600 मिलियन डॉलर का ऋण तथा रियायती शाख की स्वीकृति की उद्घोषणा की ताकि शक्तिशाली बनाया जा सके किस चीज को? ग्रामीण सहकारी ढांचे को, कृषि उत्पादन को, शहरी ढांचागत विकास को, या फिर ग्रामीण विद्युतीकरण को? तो ये हमारा आंसर जो होगा इसका होगा वो ग्रामीण सहकारी ढांचे को। ठीक है। 2 नवंबर 2007 को एक समझौते के अंतर्गत विश्व बैंक ने भारत में ग्रामीण सहकारी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए समझौता हस्ताक्षरित किया था, जिसके तहत विश्व बैंक द्वारा 4 वर्षों में 600 मिलियन डॉलर का ऋण उपलब्ध कराने का प्रस्ताव था। क्वेश्चन नंबर 27। विश्व बैंक ने अभी हाल में ही भारत को 944, हाल का मतलब 2007 के करीब 944 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है। निम्न में से किस क्षेत्र के लिए ऋण नहीं है? क्षेत्र के लिए ऋण नहीं है। ग्रामीण वित्तीय सहायता, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, समुदाय आधारित जल प्रबंधन परियोजना, या फिर ग्रामीण सड़कें एवं स्वच्छता? तो 2007 में जो लोन दिया गया था उसमें ग्रामीण सड़कें और स्वच्छता शामिल नहीं थी। नवंबर 2007 में नई दिल्ली में विश्व बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष रॉबर्ट बी जोइलिक ने भारत में ग्रामीण सहकारी शाख व्यवस्था, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम और समुदाय आधारित जल प्रबंधन परियोजनाओं के लिए 944 मिलियन डॉलर की ऋण की स्वीकृति दी थी। यानी तीनों प्रोग्राम थे ऊपर वाले, ग्रामीण सड़कें और स्वच्छता इसमें शामिल नहीं थी, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर जो होगा कौन सी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 28। विश्व बैंक ने ऋण के रूप में सहायता से ICAR द्वारा राष्ट्रीय कृषि अभिनव परिवर्तन इनोवेशन परियोजना चलाई जा रही है। इसके कितने घटक हैं? विश्व बैंक से ऋण के साथ क्या किया जा रहा है? ICAR चलाया जा रहा है। इसके कितने घटक है? 1 घटक है, 2 घटक है, 3 घटक है, 4 घटक है। तो इसके 4 घटक है, आपको वो चारों पता होने चाहिए। तो जरा हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। विश्व बैंक के सहयोग से ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च द्वारा संचालित राष्ट्रीय कृषि अभिनव परियोजना NAIP, नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोग्राम ही होगा ना, हाँ, का शुभारंभ 26 जुलाई 2006 को किया गया। इसके 4 घटक है। पहला, उभरती हुई कृषि नवोन्मेष व्यवस्था में एक उत्प्रेरक के रूप में ICAR की भूमिका को सुदृढ़ करना। उपभोक्ता प्रणाली के लिए कृषि उत्पादन में शोध, सतत ग्रामीण आजीविका सुरक्षा पर शोध, और चौथा, कृषि विज्ञान में बुनियादी एवं सामरिक शोध। ठीक है। जैसा मैंने पहले भी बोला हुआ है कि ये PDF का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग वहां से डाउनलोड करके खुद से भी स्टडी कर सकते हैं। होता है कभी कभार कि बच्चे चाहते हैं कि हम खुद से सेल्फ स्टडी करें, तो आपको ये वहां से मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 29। हरा सूचकांक विकसित किया गया है। हमारे कलर की तरह ही हरा सूचकांक किसके द्वारा किया गया है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो हरा सूचकांक है, हम लोगों ने पढ़ा था, हरा सूचकांक था, उसके बाद हमारे पास 3 और सूचकांक भी थे। तो ये जो है बेसिकली विश्व बैंक के द्वारा किया गया है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इसके बारे में। उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार करने वाली कंपनियों की कार्बन दक्षता यानी कार्बन एफिशिएंसी के संदर्भ में निवेशकों को विज्ञ कराने हेतु विश्व बैंक ने हरा सूचकांक ग्रीन इंडेक्स नामक एक पर्यावरण अनुकूल स्टॉक मार्केट इंडेक्स विकसित किया था। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए माना है, जो कि सही नहीं है। यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम नहीं, ये विश्व बैंक ने किया था लॉन्च, इसने लॉन्च नहीं किया था। ठीक है। यूपी में ही आते सारे गलत आंसर क्या? 2 क्वेश्चन हो गए इसी साल के। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन कौन सी संस्था मिलकर विश्व बैंक का गठन करते हैं? कौन कौन सी संस्था है विश्व बैंक का? तो मेरे ख्याल से IBRD थी और IDA था। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, ये तो IBRD है। अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, विकास होगा, IDA है ना, विकास संघ थी। फर्स्ट और थर्ड होगा। IMF इसके अंदर आता नहीं है। अंतरराष्ट्रीय IFC तो आती है, IFC भी आ जाती है इसके अंदर।
अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम भी आता है, तो यस भी ये आ जाएगा, ये तीनों आ जाएंगे, तो 1 2 3 आ जाएगा। ठीक है, IFC भी आता है इसके अंतर्गत। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा निधि नहीं आता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो नहीं आता है। ये करेक्ट आंसर है। विश्व बैंक में 5 संगठन सम्मिलित है। पहला IBRD, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जो कि साथ ही साथ चालू हुआ था 1944 में। IDA, जिसे सॉफ्ट लोन भी कहते हैं हम लोग, सॉफ्ट विंडो, अंतरराष्ट्रीय विकास परिषद 1960। IFC, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम 1956। MIGA, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी 1988। और ICSID, निवेश संबंधी विवादों के निपटारे हेतु अंतरराष्ट्रीय केंद्र। ये हम लोगों ने ये क्वेश्चन जो है नोट्स के अंदर भी डिस्कस किया था पहली वीडियो में, पहले पार्ट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 31, विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1945, 1956, 1960 या फिर 1989? तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो है 1945 में की गई थी। हुआ वैसे स्थापना 1944 में हो गई थी, लेकिन ये प्रभावी ही 1945 से हुई थी। मैंने बताया था ना, इसको और IMF को ट्विन सिस्टर भी कहते हैं। औपचारिक रूप से विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी, ठीक है, और परंतु इसकी सदस्यता वर्ष 1945 में प्रभावी हुई। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, विश्व बैंक का मुख्यालय है कहां पर? वॉशिंगटन DC में। क्या पढ़ना जरूरी है? सीधा वॉशिंगटन में, सीधा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, विश्व बैंक एवं DIPP द्वारा अक्टूबर 2016 में जारी की गई कारोबार सुगमता रैंकिंग में किन 2 राज्यों को संयुक्त रूप से पहला दर्जा मिला? गुजरात एवं तेलंगाना। क्वेश्चन देख लो, 2018 का है। तेलंगाना एवं छत्तीसगढ़, गुजरात एवं आंध्र प्रदेश, या फिर आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना? तो विश्व बैंक एवं DIPP द्वारा अक्टूबर 2016 में जो भी किया गया था, उसका कारोबार सुगमता रैंकिंग में पहला जो था वो 2 राज्यों को मिला था, दैट इज आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। प्रश्नकाल के लिए D सही उत्तर था। 5 सितंबर 2020 को एक और जारी की गई है व्यापार कार्य सुधार योजना BARP। 2019 की रैंकिंग में आंध्र प्रदेश को पहला, उत्तर प्रदेश को दूसरा और तेलंगाना को तीसरा तथा मध्य प्रदेश को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन 34, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह किसी भी देश को ऋण प्रदान कर सकता है, यह केवल विकसित देशों को ऋण प्रदान कर सकता है, यह केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है, या फिर यह किसी देश के केंद्रीय बैंक को ऋण प्रदान करता है? तो IMF जो है केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है। टोटल 189 देश है, जिनमें नोरू जो था वो लेटेस्ट था, याद होगा आप लोगों को, हमने पढ़ा था, नोट्स के अंदर डिस्कस किया था। नहीं देखा है तो आप लोग प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना विश्व बैंक के साथ ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत वर्ष 1944 में की गई थी, परंतु इसके सदस्य देशों की सदस्यता जो है 27 दिसंबर 1945 से प्रभावी हुई। स्थापना 1944, लेकिन प्रभावी 27 दिसंबर 1945। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख जिम्मेदारी सदस्य देशों को भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए ऋण प्रदान करना है। यह केवल सदस्य देशों को उनके अंतरराष्ट्रीय भंडार का पुनर्निर्माण करने, अपनी मुद्राओं को स्थिर रखने, आयात के लिए भुगतान जारी रखने और मजबूत आर्थिक विकास की स्थिति को बहाल रखने हेतु ऋण प्रदान करता है। यह विश्व विकास बैंक की तरह विशिष्ट विकास परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान नहीं करता है। विकास बैंक विकास परियोजनाओं के लिए भी ऋण देता है, ये उसके लिए ऋण नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 35, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य है, क्या है? बैंक से अंतरराष्ट्रीय जमा राशियों की व्यवस्था करना, सदस्य देशों की भुगतान संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायता करना, विश्व बैंक की निजी क्षेत्रक उधारदाता शाखा के रूप में कार्य करना, या फिर विकासशील देशों के लिए निवेश ऋणों की वित्त व्यवस्था करना। तो हमने पढ़ा था कि ये जो IMF है ये सिर्फ किसके ऊपर ध्यान देता है? ये देता है ध्यान सिर्फ सदस्य देशों के लिए। तो B हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में, हाल का मतलब 2016 के करीब, IMF के SDR बास्केट यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स बास्केट में निम्नलिखित में से किस मुद्रा को जोड़ने का प्रस्ताव दिया था? रूबेल, रैंड, भारतीय रुपया, या फिर रेनमिनबी होगा ना, रेनमिनबी। तो D इसका करेक्ट आंसर है। 30 नवंबर 2015 को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय के तहत 1 अक्टूबर 2016 से चीन की मुद्रा युआन, रेनमिनबी, देखो बिना मतलब में कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ, अच्छा खासा युआन लिख सकते थे ना,
लेकिन नहीं, रेनमिनबी। आईएमएफ के एसडीआर बास्केट की पांचवी मुद्रा के रूप में आई। पहले कौन कौन सी थी? अमेरिकी डॉलर, यूरो, येन और पाउंड। यूरो, येन और पाउंड थी, अब रेनमिनबी यानी कि युआन भी आ गई है, के रूप में शामिल हो गई है। किसी भी विकासशील देश के लिए एसडीआर क्लब में शामिल होने वाली युआन पहली मुद्रा है। ठीक है, नाम याद रखना दोनों का। क्वेश्चन नंबर 37, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किन संस्थाओं की स्थापना हुई थी? तो देखो, सबसे पहले एक आईएमएफ तो हुई थी और साथ ही साथ आईबीआरडी भी हुई थी। तो ये दो ही हुए थे, आईबीआरडी ही हुई थी यहाँ पर। विश्व बैंक जिसको कहा जाता है, तो यहाँ पर एक और दो दोनों से ही हो गया, तो ये हो गया। अगर आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है तो 11th क्लास में बहुत अच्छे से इलेबोरेट करके दे रखा है इसको। ब्रेटन वुड्स सॉरी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत अच्छे से बता रखा है इसके बारे में। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ और आईबीआरडी की स्थापना अमेरिका के ब्रेटन वुड्स के वर्ष 1944 के समझौते के अंतर्गत औपचारिक रूप से 27 दिसंबर 1945 को की गई। चूंकि दोनों की स्थापना ब्रेटन वुड्स के तहत हुई, इसीलिए दोनों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा यानी कि ब्रेटन वुड्स ट्विंस या वॉशिंगटन में स्थित होने के कारण वॉशिंगटन जुड़वा, वॉशिंगटन ट्विंस के रूप में भी जाना जाता है। किस किस को? आईबीआरडी और आईएमएफ को। क्वेश्चन नंबर 38, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई? अभी हमने पढ़ा, यह था ब्रेटन वुड्स समझौता। ठीक है, वॉशिंगटन में है, ब्रेटन वुड्स से 1944 में यह मीटिंग हुई थी। अगर आप लोग पढ़ोगे ना, कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज वाला चैप्टर पढ़ोगे, तो उसके अंदर बहुत अच्छे से दे रखा है 12th क्लास के अंदर, फॉरेन एक्सचेंज मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 39, भारत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना? तो भारत ने इसका संस्थापक सदस्य ही है। तो यानी संस्थापक सदस्य यानी जब संस्थापना हुई थी तभी बना था, तो यानी 1945 डायरेक्ट आंसर याद कर लो इसका। भारत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के संस्थापक सदस्यों में से एक है। भारत 27 दिसंबर 1945 से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का 27 दिसंबर से, क्यों? क्योंकि प्रभावी तभी से हुआ था। स्थापना 1944 में हो गई थी, लेकिन प्रभावी 27 दिसंबर 1945 से हुआ था। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य रहा है। उल्लेखनीय है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में वर्तमान में 189 सदस्य है, जिसमें रिपब्लिक ऑफ नोरू जो है वो 12 अप्रैल 2016 को आईएमएफ का 189 नंबर का सदस्य बना था। क्वेश्चन नंबर 40, भारत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना, कब बना? तो इसमें आप देख सकते हो हमारा 1945 होना चाहिए आंसर, 27 दिसंबर 1945। कोई सा भी आंसर करेक्ट नहीं है, इसीलिए इनमें से कोई सा भी करेक्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 41, स्वर्ण ट्रेंच रिजर्व ट्रांस निर्दिष्ट करता है, किस चीज को निर्दिष्ट करता है? विश्व बैंक की ऋण व्यवस्था को, केंद्रीय बैंक की किसी एक क्रिया को, डब्ल्यूटीओ द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को, या फिर आईएमएफ द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को। तो स्वर्ण ट्रेंच जो है वो आईएमएफ द्वारा सदस्यों को जो एक साख प्रणाली दी जाती है उसको बताता है। यह है क्या, जरा पढ़ लेते हैं। स्वर्ण ट्रेंच, जिसको हम रिजर्व ट्रेंच भी कहते हैं, वह मुद्रा होती है जिसे प्रत्येक सदस्य देश द्वारा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ को प्रदान किया जाता है, और इसका उपयोग वे देश अपने स्वयं के प्रयोजनों के लिए कर सकते हैं। इस मुद्रा का प्रयोग सामान्यतः आपातकाल की स्थिति में किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, पत्र स्वर्ण का अर्थ है। पत्र स्वर्ण का क्या अर्थ है? पहला, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार, ओके, एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। विश्व बैंक की विशेष सहायता सुविधा, वे मुद्राएं जो अब भी स्वर्णमान है या फिर घाटा प्रबंधन। तो पत्र स्वर्ण का मतलब यही होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ठीक है, यही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है ये। पत्र स्वर्ण अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, मैंने हरा कलर ही इस बार इसीलिए लिया था क्योंकि बहुत ज्यादा पैसों की बात हो रही थी ना, तो मैं इसीलिए यही लेके ही बैठा था। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार यानी एसडीआर, आईएमएफ के वर्ष 1969 में इस व्यवस्था को प्रारंभ किया था। इसमें स्वर्ण की दुर्लभता को ध्यान में रखते हुए एसडीआर को स्वर्ण के स्थान पर साख के रूप में स्वीकार किया गया, इसलिए इसे पत्र स्वर्ण यानी कि पेपर गोल्ड की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 43, पेपर गोल्ड पद का आशय है। अभी हमने पढ़ा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार यानी एसडीआर, तो मुझे कोई और ऑप्शन पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, यही करेक्ट आंसर होगा। विश्व निर्वाह अधिकार नहीं है, सोने की जुड़ी मुद्राएं नहीं है, इनमें से कोई सा भी नहीं है, पहला वाला ही होगा। विशेष आहरण अधिकार एसडीआर को पेपर गोल्ड के रूप में जाना जाता है। एसडीआर करंट क्वेश्चन है ये तो।
एसडीआर का मूल्य हर 5 वर्ष में आईएमएफ द्वारा आयोजित की जाने वाली समीक्षा बैठक में तय किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय तरलता को सामान्य की समस्या को हल करने के लिए वर्ष 1969 में आईएमएफ द्वारा एसडीआर का चलन में लाया गया था। 1969 में लेकर के आए थे ये एसडीआर को चलन में। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमने नोट्स के अंदर पढ़ा था, ये था अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। वर्ल्ड बैंक जो है वो एक अलग ही रिपोर्ट निकालता है, वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस निकालता है। ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा निकाली जाती है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, विश्व आर्थिक फोरम के द्वारा कहते हैं ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट, और विश्व बैंक के द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की जाती है। सेम क्वेश्चन अलग लैंग्वेज, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? ठीक है, इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? अगर आप इसकी बात करो, देखो ऐसा तो कोई चीज होती नहीं है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक होता है जो कि कौन करता है? हमारा आईएमएफ करता है, पर इंडेक्स तो आईएमएफ भी नहीं करता, तो इसलिए वैसे इसका आंसर तो ई होगा, है ना, कि इंडेक्स तो कोई नहीं करता। आप लोग आईएमएफ लगा दोगे पर आईएमएफ तो हो ही नहीं सकता इसमें। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन ई करेक्ट होगा। इस प्रश्न में त्रुटि है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स के नाम से कोई इंडेक्स जारी नहीं होता है। यदि प्रश्न में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट लिखते तो संभवतः आयोग यही पूछना चाहता था, ये बुक कह रही है, मैं वो भी नहीं कह रहा हूं। तो अगर सिर्फ वो ये पूछता वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक तो हम लोग आईएमएफ करते। ठीक है, लेकिन अभी जो है उसके हिसाब से ई करेक्ट आंसर है, क्योंकि इनमें से कोई सा भी करेक्ट आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? यूरोपीय केंद्रीय बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बैंक, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, या फिर आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। तो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो है ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बैंक यानी कि इंटरनेशनल आईएमएफ के द्वारा ही जारी की जाती है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा तैयार एवं प्रकाशित की जाती है। यह आईएमएफ द्वारा जारी अर्धवार्षिक प्रतिवेदन होता है, यानी कि साल में 2 बार निकाला जाता है, जिसमें वैश्विक वित्तीय तंत्र एवं बाजारों का आकलन प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रतिवेदन में वर्तमान बाजार स्थिति और वित्तीय स्थिरता को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों का विश्लेषण भी प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 47, संयुक्त राष्ट्र मुद्रा और वित्तीय सम्मेलन यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जिसमें आईबीआरडी, जीएटीटी, आईएमएफ की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, सामान्यतः क्या कहलाता है, यानी इसको बेसिकली क्या कहते हैं? तो ये आईबीआरडी, गैट और आईएमएफ ये सब की स्थापना कहां पर हुई थी? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। तो इसको बेसिकली क्या बोलते थे हम लोग? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ही बोलते हैं। विश्व के विभिन्न देशों के मध्य वाणिज्यिक एवं वित्तीय संबंधों के नियमन द्वारा मौद्रिक प्रबंधन प्रणाली की स्थापना हेतु अमेरिका के ब्रेटन वुड्स स्थित माउंट वॉशिंगटन होटल में 44 राष्ट्रों की प्रतिनिधियों ने जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौते पर हस्ताक्षर किया था। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, गैट आदि संस्थाएं इसी समझौते के तहत प्रशासित होती हैं, इसलिए इसे ब्रेटन वुड्स संस्थाएं भी कहा जाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 48, अक्टूबर 2018 में किस अर्थशास्त्री को आईएमएफ के शोध विभाग का आर्थिक सलाहकार और निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? अक्टूबर 2018 में किस अर्थशास्त्री को आईएमएफ के शोध विभाग का आर्थिक सलाहकार? ठीक है, रघुराम राजन, गीता गोपनीय, वाई एम देवस्थली, या फिर सी रंगराजन। 2018 का क्वेश्चन है, इस टाइम पे थी गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ इसकी करेक्ट आंसर है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की में भारतीय मूल की प्रोफेसर गीता गोपीनाथ को अक्टूबर 2018 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के शोध विभाग का आर्थिक सलाहकार और निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, व्यापक आधार युक्त व्यापार निवेश करार, ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एवं इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट बीटीआईए कभी कभी समाचारों में भारत और निम्नलिखित में से किस एक के बीच बातचीत के संदर्भ में दिखाई पड़ता है? तो ऑप्शन ऊपर होंगे।
यूरोपीय संघ, खाड़ी सहयोग परिषद, आर्थिक सहयोग विकास परिषद और शंघाई सहयोग संगठन। तो ये जो है ये यूरोपियन संघ, इंडिया और यूरोपियन संघ के बीच में जो बातचीत होती है उसके ऊपर बताता है। व्यापक आधारभूत व्यापार और निवेश करार, ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट BTIA, भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता है। यह समझौता 2007 में लागू हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत ने WTO के व्यापार सुकर बनाने के करार TFA का अनुसमर्थन किया। यह बात सच थी, बिल्कुल सच थी। TFA WTA के बाली मंत्री स्तरीय पैकेज 2013 का एक भाग है। यह बात भी बिल्कुल सही है। TFA जनवरी 2016 में प्रवर्त हुआ। नहीं, यह बात गलत है, यह बात कंप्लीटली गलत है। तो इसका मतलब केवल 1 और 2 सही है, यानी कि A करेक्ट आंसर होगा। लंबे समय से विकासशील एवं विकसित देशों, दोनों देशों के व्यापारी सीमाओं के आर पार वस्तुओं की आवाजाही में अनावश्यक रूप से लगने वाले अधिक समय के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त करते रहे हैं, क्योंकि इससे छोटे एवं मझौले उद्योग विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। अतः इस समस्या के समाधान हेतु वर्ष 2013 में बाली में विश्व व्यापार संगठन WTO के मंत्री स्तरीय बैठक में ऐतिहासिक व्यापार सुविधा समझौता ट्रेड फैसिलिटी अग्रीमेंट TFA पर हस्ताक्षर किए गए। WTA के कुल 164 सदस्यों में से 2/3 सदस्यों द्वारा इस समझौते का अनुसमर्थन कर दिए जाने के बाद यह समझौता 22 फरवरी 2017 से प्रभावी हो गया। 22 अप्रैल 2016 को भारत द्वारा इस समझौते का अनुसमर्थन किया गया था। तो इसीलिए पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है और तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक कर लिए हैं। टोटल 40 क्वेश्चन हम लोगों ने निपटा लिए हैं इसके। ठीक है, आज की वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और साथ ही साथ मैं तो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दो, है ना, सब्सक्राइब कर दो। देखो, कर दो सब्सक्राइब, आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। अच्छा क्या मतलब कि आप लोगों को नई नई वीडियोज़ मिलती रहेंगी ना, इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलती रहेंगी, एग्जाम की तैयारी करते रहेंगे। ठीक है, बाकी तीसरी लहर आ चुकी है, अपना ख्याल रखिए, परिवार वालों का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, दवाई भी, पढ़ाई भी, कड़ाई भी। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।